जिस क्षेत्र में हमने सर्विस करी है, ये जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, एक्शन काफ़ी देखा हमने। वहाँ पर इतना सपोर्ट फौज को मिलता नहीं था भैया, लेकिन आज सपोर्ट मिलता है। पहले फौज के ऊपर पत्थर बरसाया जाते थे वहाँ जम्मू कश्मीर में, अभी फूल बरसा जाते हैं। फ्रॉम पास्ट 10-15 ईयर्स अब मतलब इतनी परमिशंस नहीं लेनी पड़ती काउंटर फायर करने के लिए। अब काफ़ी छूट हो गई है। नाउ दे कैन फायर, दे कैन रिटेलिएट। टर्ब्यूलेंस की स्थिति में भी एक भारतवासी अपने देश के फौजी को ऑनर करता ही है। When you go home, tell them fast and say, for your tomorrow we gave our day. Yes. From first Republic Day to today. पे इंडिया की पोजीशन एक ग्लोबल लीडर बनने की है। 100%. You celebrated festival with lights, music, fireworks. I celebrated festival in underground bunkers with my comrade and played with my life. एक सोल्जर जो कभी मार्चिंग परेड में फेल हो जाता था, वहीं से 2008 रिपब्लिक डे में असम राइफल्स के कंटिंजेंट को लीड किया, वो भी दोनों पैरों में फ्रैक्चर होने के बावजूद। आज के हमारे जो गेस्ट हैं मेजर मोहम्मद अली शाह, ये एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिनके सिर बहुत से ताज रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर हैं जिन्होंने हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉक्स करी हैं, एक एक्टर हैं, एक आर्मी वेटरन हैं और इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। दोस्तों, आज हम मेजर शाह से बात करेंगे और कुछ ऐसे तथ्य जानेंगे और हम जानना चाहेंगे मेजर साहब से कि फर्स्ट रिपब्लिक डे से आज तक भारत में क्या बदलाव हुए हैं और भारत की फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं और भारत क्या ग्लोबल लीडर बनने की राह में बढ़ चुका है। आइए मिलते हैं आज के हमारे चेंज मेकर मेजर मोहम्मद अली शाह से। दोस्तों, मेरा आपसे वादा है कि आज की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग होने वाली है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के गेस्ट की कन्वर्सेशन आप 1 मिनट भी मिस मत करिए और एंड तक इस पॉडकास्ट को देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आइए मिलते हैं मेजर शाह से। मेजर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू राज, शुक्रिया। व्हाट एन इंट्रोडक्शन यार। आप सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन से ही स्टार्ट करते हैं। 2008 रिपब्लिक डे, जब आपके दोनों पैरों में फ्रैक्चर थे और आपने कंटिंजेंट को लीड किया असम राइफल्स की, वो स्टोरी बताइए। बड़ा अच्छा सवाल है आपका राजेश जी। देखिए राज जी, तो इसका बैकग्राउंड है 1987 की, इसे तार जुड़े हुए हैं। ओके। 1987 में जब मैं छोटा बच्चा था, उस टाइम पे 7-8 साल का होऊंगा मैं, तो तब मेरी जो बड़ी बहन है, जो हमारे तकरीबन 5 साल का फ़र्क है, उनका सिलेक्शन हो गया था फिर स्कूल से बच्चों की झांकी जो जाती है ना, उसके लिए, जो रिपब्लिक डे परेड जी। और हमारा फौजी ख़ानदान है बेसिकली। तो मेरे एक चाचा हैं, वो आर्मर्ड कोर में थे, एंड कर्नल मीर अहमद शाह, तब वो मेजर साहब थे। ओके। तो वो आर्मर्ड कोर का दस्ता कमांड कर रहे थे। लेकिन हुआ यूं, 23 जनवरी पे हमारे नाना का इंतकाल हो गया, तो हमको अपने होम टाउन जाना पड़ा। तो मेरी सिस्टर जो इतने सपने देख रही थी, इतनी खुश थी कि मैं बच्चों की झांकी में जाऊंगी, वो नहीं जा पाई। तो दिल पे बहुत चोट थी। लेकिन हमने टीवी पे देखा था अपने चाचा को कि भाई वो परेड कमांड कर रहे हैं आर्मर्ड कोर का। तो ये जहन में मेरे तब से ये बात मैनिफेस्टेशन उस जमाने से थी कि वो मिस हो गया तो परिवार में कोई जाए। हाँ। और फिर जब मैंने अपना एनडीए का एग्जाम दिया 12वीं के बाद, एनडीए एंट्रेंस टेस्ट में मैं फेल हो गया था। तो मैंने एनसीसी करी कॉलेज के अंदर, और फिर मैंने ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई का एग्जाम दिया, उसमें पास हो गया मैं। अकेडमी गया, अकेडमी में ड्रिल स्क्वायर टेस्ट, डीएसटी, परेड टेस्ट, मार्चिंग टेस्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल,
थर्ड अटेम्प्ट फेल। फिर मिड टर्म ब्रेक हुई, सारे कैडेट्स घर गए, मेरे को अनुमति, इजाज़त, परमिशन नहीं मिली घर जाने की। मैं वहीं पे अकेडमी में ही रुका रहा। एक्स्ट्रा ड्रिल्स दिए गए, पनिशमेंट्स मिली, ड्रिल की तैयारी करी, अकेडमी खुली, सब घर का खाना खा के, पिक्चरें देख के, अपनी गर्लफ्रेंड को मिल के वापस आ रहे थे। मैं तो अकेडमी में रुका हुआ था। चौथे अटेम्प्ट में, अब इतनी तैयारी के बाद फेल, फोर्थ अटेम्प्ट फेल, फिफ्थ अटेम्प्ट फेल, सिक्स अटेम्प्ट फेल, फिर एक ग्रेस अटेम्प्ट, धक्का अटेम्प्ट, मर्सी अटेम्प्ट होता है ना, वो हुआ मेरे लिए, खास मेरे लिए, मुझे पास करने के लिए, उसमें भी फेल। तो मेरा मार्चअप, हाजिरी पेशी हो गई कमांडेंट साहब के पास। कमांडेंट इज लाइक अ स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं या यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होते हैं। अकेडमी में कमांडेंट साहब, जनरल साहब, बहुत बड़ी बात थी कि पहली बार इतिहास में शायद कोई कभी, आई थिंक प्रॉब्ली फर्स्ट एंड लास्ट टाइम अकेडमी में नहीं कोई कैडेट का कमांडेंट पे के पास व्हाइट हाउस में मार्चअप हुआ होगा। उसको व्हाइट हाउस कहते हैं, जहाँ का कमांडेंट साहब के ऑफिस है। जनरल अवस्थी साहब थे, राजपूत रेजिमेंट के, बड़ी बड़ी मूछें थी, वेरी फाइन जनरल ऑफिसर, आई एम स्टिल इन टच विद हिम, बड़े अच्छे जनरल साहब थे। तो उन्होंने बोला है कि बेटा तुम्हारा डोसियर मेरे पास में है, तुम अपने सारे सब्जेक्ट में बड़ा अच्छा कर रहे हो, तुम फिजिकल्स में तो सुपर एक्सलेंट में आते हो, मगर एक टेस्ट ऐसा है जहाँ तुम एक बार नहीं बार बार फेल हो रहे हो, कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? मैं समझना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने कहा सर बात ऐसी है कि मेरे फादर ने मेरे को सलाह दी थी जब मैं अकेडमी में ट्रेनिंग करने आ रहा था कि बेटा मेहनत करना, मुशक्क़त करना है अकेडमी में, हमें तुम पे फ़ख्र नाज होना चाहिए। एक अहम बात, बहुत ज़रूरी बात याद रखना। वो क्या बात थी, वो मेरे को अब तक याद है। वो कहा था उन्होंने कि तुम्हारी परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। तो वो खूब हंसे, ऐसे ही हंसे वो। तो भाई यार कमाल का आदमी है यार, इसको धक्के मारो, पास करो इसको, इसको इतनी मेहनत कराओ कि रात भर इसको ट्रेनिंग दो, पास कराओ। अब रात भर मैं पुशअप मारता गया, बैरिक्स के बाद चक्कर मारता गया, फ्रंट रोलिंग करता गया मैं, बैक रोलिंग, क्रीम रोलिंग। फिर मगर शर्त ये हुई कि भाई 6 सितंबर 2003 को हमारी कमिश्निंग होनी थी, हमारी पासिंग आउट परेड। तो मेरा, जैसे आपको बताया, फौजी ख़ानदान है, तो मेरे फादर, मेरे अंकल्स, मेरे ब्रदर इन लॉ नेवी में सर्विस कर रहे थे, अभी भी सर्विस में है, सब अपनी वर्दी पहन के आए थे, स्टार्स ब्रासो लगा के, कि भाई अली लेफ्टिनेंट साहब बनने वाला है। और मैं छुप गया था क्योंकि मेरे को इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी परेड में हिस्सा लेने की। तो फिर मैं जब छुप गया तो अच्छा, मेरी मदर, मैं झूठ बोला कि भाई मैं मध्य लाइन में मध्य कैडेट होऊंगा ताकि नज़र ना हो मैं। मेरी मदर और होशियार है, वो बाइनोकुलर्स लेकर आई थी। उन्हें देखा भाई मैं कहीं पर नज़र नहीं आया, फिर सच बोलना पड़ा कि भाई ये नहीं, ऐसी बात थी कि भाई मैं परेड में शरीक नहीं हो पाया। दैट्स वन बैकग्राउंड आई हैव गिवन यू। अब हुआ यूँ कि एक मेरे को 15 अगस्त 2007 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, GOC इन सी, आर्मी कमांडर ईस्टर्न कमांड का कमेंडेशन कार्ड मिल चुका था। इट्स लाइक अ, जैसे कि ये देखिए, ये DG असम राइफल्स का कमेंडेशन कार्ड है जो अभी मिला है हाल ही में। उसके कुछ चंद एक दिनों के बाद मेरे CO साहब ने मेरे को सेट पे कॉल किया। सेट सिंगल चैनल था, उसमें हर बार ओवर बोलना पड़ता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई, क्योंकि सिंगल चैनल है ना, तो भाई ड्रिल कैसी वाली? तो मैंने कहा सर इट इज़, अब मैं घबरा गया, ड्रिल स्क्वायर टेस्ट। हालांकि मैं मिलिट्री स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में था, मैं कॉलेज में NCC करी थी, मगर फिर भी अकेडमी में आप सोचिए बार बार फेल। इट्स सब्जेक्टिव ना ड्रिल, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव कि आप दौड़ते हुए इतने टाइम 5 किलोमीटर को में आप टाइम में कर ले, 20 मिनट में आ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। मेरे को अगर आपकी ड्रिल पसंद नहीं आया तो पसंद है, नहीं पसंद है, सब्जेक्टिव था। तो मैंने कहा सर, मैंने कहा कि सर ठीक है, अच्छी है। झूठ बोला मैंने, पता नहीं अच्छी थी एक्चुअली, बट एक हाल ने कहा भाई तुम 6 फुट लंबे हो, तुम्हारी मिलिट्री बेयरिंग है, पेट अंदर है, बल्कि मेरे 6 पैक्स थे उस टाइम, अभी भी है थोड़े बहुत। तो उन्हें बोला और आवाज़ बुलंद है तुम्हारे, ऐसे करके मैंने, जी सर। तो यार ठीक है, तो तुम परेड के लिए, मैं तुम्हें सिलेक्शन के लिए भेज रहा हूँ। अब जब मैं सिलेक्शन के लिए गया असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर स्कूल जो कि दीमापुर में है, तो वहाँ पे मैं देखा एक लाइन से लंबे लंबे हत्थे कट्टे। अच्छा, असम राइफल्स में हर जगह से डेप्यूटेशन पे ऑफिसर्स आते हैं, आर्टिलरी से, इन्फेंट्री से, हर एक इन्फेंट्री से, सिग्नल्स के, मतलब हर जगह से। तो वो एक लाइन से खड़े हुए थे, उनको देख के मैं थोड़ा घबरा गया था कि भाई इन ऑफिसर के आगे तो भाई मेरा तो कोई है ही नहीं कुछ, ये तो इतने अच्छे हैंडसम, लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, 6 फीट प्लस सारे, हाँ पर्सनालिटी, हाँ क्या पर्सनालिटी थी उनकी। तो देखिए थोड़ा मैं घबरा गया था, इनके आगे तो मेरा नंबर नहीं आने वाला कुछ भी। अब 25 में से 20, 20 में से 15, 15 में से 10, 10 में से 5 और 5 में से 3 ऑफिसर।
3 में से 2 ऑफिसर फाइनली सिलेक्ट हुए दिल्ली आने के लिए। जी। मैं था एडम ऑफिसर, नंबर 2 पे आया था मैं। और मगर हुआ यूँ, कैप्टन सूद साहब थे एज द परेड कमांडर नियुक्त हुए थे। दिल्ली आने से पहले उनको कोई इमरजेंसी आ गई तो वो हिस्सा नहीं ले पाए, तो मैं ऑटोमेटिकली आई स्टेप्ड अप टू बिकम द परेड कमांडर। तो फिर मैं यहाँ पे आ गया दिल्ली। अब क्या हुआ कि दिल्ली में इतनी मैं प्रैक्टिस, जोश तो भैया इतना कूट कूट के भरा था। अभी आई मीन माई मिड 40s, तब सोचिए मैं 20s में होऊंगा तब कितना जोश होता होगा मेरे अंदर। और जोश इतना कूट कूट के भरा हुआ था कि जब मैं स्टैंपिंग करता था तो लिटरली आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, चिंगारियां निकलती थी सड़क पे परेड ग्राउंड में से, क्योंकि नाल थे ना, ठाक चिंगारियां। एक दिन तो भैया मेरे नाल में से, वो होता है घोड़े की नाल होती है, वहां से एक नेल, एक कील चुभ रही थी। तो मैंने ड्रिल साहब को, उस्ताद साहब को बोला, साहब कील चुभ रही है साहब, एक मिनट थोड़ा मैं 1 मिनट के लिए खोल दूं, बूट खोल के थोड़ा वो एडजस्ट कर दूं। साहब इस बूट को इतना मारो जमीन पे, इतना मारो कि वो कील को बेंड कराओ साहब। तो इतनी खतरनाक रगड़ा लगता है वहां पे। मैंने कहा यार ऐसा मानो कि खून निकल रहा है, पूरा टपक रहा है, मगर उसको नेल को बेंड करो। तो एनीवे, तो जब सिलेक्शन हुआ तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड आई गॉट स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। अब 23 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल होती है, उसमें मेरे इतना स्ट्रेस फ्रैक्चर था, दर्द था इतना, मैं पेन किलर्स अपने आप को लगाई और दिमागी ज़हनी तौर पे, because if you think you're beaten, you are. If you think you dare not, you don't. If you'd like to win but think you cannot, there's almost a kinch you won't. If you think you're outclassed, you are. You've got to think high to rise. You've got to be sure of yourself before you can ever win the prize. For out in the world we find success begins with a person's will. It's all in the state of mind. Life's battles don't always go to the stronger or faster men. But sooner or later, the person who wins is the one who thinks he can. That's the spirit. Thank you, brother. तो मैं सोचा कि भाई मैं करूँगा परेड। और मैंने परेड, हालांकि 23 जनवरी को परेड कदम में थोड़ा डगमा, बिकॉज आई गिव अ रॉन्ग वर्ड ऑफ कमांड एंड दर्द इतना था। तो बट देन द डिसीजन केम फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल असम राइफल दैट परेड तो यही करेगा। बंदे में जोश है, जज्बा है, जुनून है, थोड़ा ढीला होना पड़ता है पेज से, तो ढीला भी था मैं। तो आई वाज एक्चुअली पैरा ऑप्टी जब मैं फौज में आया था। पैरा कमांडो मरून मेरे पहनेंगे और एक्शन देखेंगे, एंड वो अलग, वो भी एक कहानी है अपने आप में। मैं आया ही फौज में इसलिए था, पैरा ज्वाइन करने के लिए था। और देन दैट्स व्हाई आई लाइक द परेड। जो आपने वो 30 सेकंड का वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वो देखा होगा, उसमें मैंने 2 स्ट्रेस फ्रैक्चर्स के साथ वो परेड लीड करी है। और हमारे जितने भी साथी थे सबके स्ट्रेस फ्रैक्चर्स हैं, सबके हो जाते हैं। ये क्या हो जाता है सर, मतलब बार बार नॉक करने पे बार बार आप देखिए, आप कदम इतने जोर से आप मार रहे हैं ना, बहुत प्रेशर से, हाँ, तो आपकी जो हड्डियां हैं, शिन बोन्स, ये तो सूज जाएंगी, ये तो क्रैक कर जाएंगी, क्रैक कर जाती है। दैट्स कॉल्ड स्ट्रेस फ्रैक्चर्स। तो वो, और बहुत बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इट्स मोर पेनफुल देन अ रेगुलर फ्रैक्चर बाय द वे। सर वो देख के लगता नहीं है कई बार, जैसे हम लोग ये पासिंग अराउंड परेड देखते हैं, इस पे जो फ्लैग चेंज वाला अटारी बॉर्डर पे, तो उसमें देखते हैं इतना तेज जा रहा है वो जाके, वो बीएसएफ की है, बीएसएफ की है वो। दैट्स अ बिट लिटिल एग्जैजरेटेड एक्चुअली। वैसे तो हम नहीं करते, हाँ, वो थोड़ा सा हम वी कैन डू इट, काबिलियत है, क्षमता है, मगर हम वी डोंट गो टू दैट एक्सटेंट। मगर हाँ, जोश उनसे ज़्यादा है जोश। सर अब आते हैं, आपके इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर हैं आप, और हाईएस्ट नंबर ऑफ टॉक्स करी हैं आपने। ये कैसे, एक डिफरेंट कैप्स हैं आपकी, आप आर्मी वेटरन भी हैं, और फिर आप आईएम्स में भी गए, और फिर आप इंटरनेशनल टेडेक्स स्पीकर बने। ये टेडेक्स की जर्नी के बारे में बताइए। टेडेक्स हुआ यूँ था कि 2018 में दिसंबर में मेरे को कॉल आई कि आप टेडेक्स के लिए, मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है यार। टेडेक्स, मैं सिर्फ जिंदगी में 2 टेडेक्स टॉक देखी थी, एक टेड टॉक और एक टेडेक्स टॉक। टेड टॉक मैंने देखी थी शाहरुख खान की 18 मिनट की, और टेडेक्स टॉक मैंने देखी थी मेरे बॉस थे, मेरे फॉर्मर जीओसी, और जो मेरे फादर भी हैं इंसिडेंटली, लेफ्टिनेंट जनरल जेड शाह साहब की। टेडेक्स हैदराबाद में उन्हें दी थी, बड़े स्टेडियम में दी थी, बड़े जोर शोर से, हज़ारों लोग थे ऑडियंस में।
तो एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। आई सेड यार ये बहुत जो पहुंचे हुए लोग हस्तियां होती हैं वो देती हैं TEDx टॉक। तो इट वाज समथिंग लाइक एन एस्ट्रोनॉट, वेरी एन एस्ट्रोनॉट स्टूडेंट गोइंग टू स्पेस, समथिंग फार फेच्ड ड्रीम कि ये तो मेरे बस की बात है ही नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, छोड़ो। मैं ऐसा सोचा करता था और मैं आज इतनी अनगिनत TEDx टॉक दे रखी है मैंने, इनविटेशन आ रखे हैं और कितने मैंने मना करे हैं उनको। अच्छा आपको बताऊं राज, बचपन में ना मैं हकलाया करता था, मैं तुतलाया करता था, मैं अटक अटक के बातें करता था और मैं ठीक से अपना नाम प्रोनाउंस ही नहीं कर पाता था। तो आपने जो अपनी जब वीकनेस रही उसी को आपने स्ट्रेंथ बना लिया। करेक्ट, ये बात सही है। इसीलिए हम ऐसे चेंज मेकर्स को ढूंढते हैं अपने पॉडकास्ट में, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो भी इंस्पायर हो सके, वो आपकी बात सुन के ये देख सके हमारे बच्चे और यंगर जनरेशन है जिसे जेनजी कहते हैं। जेनजी आजकल बहुत ही लेथार्जिक और लैक ऑफ डिसिप्लिन है। तो आप जैसे लोगों से बात करके आपने जो भी अपनी वीकनेस थी उसको स्ट्रेंथ बना लिया। ये बात सही है, बिल्कुल मैंने ऐसे किया, इसलिए क्योंकि मैं अंदर का आत्मविश्वास था, बहुत लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था मेरे अंदर, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम। हाँ, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ। मेरे से कोई दोस्ती करना चाहता था बचपन में, मैं हर सब्जेक्ट में फेल हो रहा था। मेरे को अभी दिलचस्प किस्सा है, मेरे को एक कॉलेज में ना अंग्रेजी में 100 में से 1 नंबर आया था। You'll be shocked, right? I'll tell you that, वो भी एक कहानी है। तो कहानियाँ का पिटारा है मेरे पास, कहानियाँ बहुत है। तो उसके बाद फिर आई वर्क ऑन माई सेल्फ, अपने आप पे कड़ी मेहनत करी। मेरा एक सोल फोकस जिंदगी का मकसद हो गया था कि अपनी स्पीच सुधारनी है मेरे को, बस मेरे को और कुछ नज़र आता ही नहीं था। मैंने कहा आज की तारीख में अगर मैं टेक्निकली साउंड हो, काम आता है, सब कुछ आता है, मैं बोल ना पाऊँ ठीक से, जो कि एसेंशियल है हर चीज़ में, यू नीड टू बी अ गुड स्पीकर। कम्युनिकेशन के बिना तो कुछ है ही नहीं, तो मेरे को अपनी स्पीच सुधारनी थी और स्पीच सुधारी। फिर मैंने कविताएं याद करी, अंग्रेजी में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग भाषाएं भी बोलता हूँ मैं बहुत सारी। बहुत बढ़िया सर, आपसे मेजर साहब मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो एक फ्लो ऑफ एनर्जी तो बना ही हुआ है। तो आप इतने डिफरेंट रोल्स में रहे हैं, स्पेशली आपने TEDx टॉक भी करी और मेजर भी रहे हैं आप। सर कुछ अपने मिलिट्री के टेन्योर के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के किस्से अपने बताइए। शुक्रिया, ये तो बड़प्पन है लोगों का, वो सोचते हैं मेरे को कि भाई मैं नॉर्थ ईस्ट में रुचि बहुत रखता हूँ, बहुत इंटरेस्ट, पैशन है मेरा। और आई डोंट नो अबाउट द एक्सपर्ट पार्ट, हालांकि मीडिया मेरे को इंट्रोड्यूस करती है, हर टीवी चैनल के नॉर्थ ईस्ट एक्सपर्ट अपेरेंटली, सो टू से, मगर मैं अपने आप को नहीं मानता। मैं सोच रहा हूँ मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ कुछ। और मैं बचपन बीता है नॉर्थ ईस्ट में। मेरे फादर जब मेजर साहब थे, तो मैं जब 3 साल का था, तो मैंने अपनी स्कूलिंग की शुरुआत, नर्सरी की शुरुआत करी थी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया से। व्हिच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश से, टांगा वैली में था मैं, तवांग, खिरमू, उस एरिया में। और जब मैं अपनी स्कूलिंग की ख़त्म करा था मैं 12th, तब मेरे फादर की पोस्टिंग भी नॉर्थ ईस्ट में थी। तो मणिपुर में थे वो, ब्रिगेड कमांड कर रहे थे काकचन से, प्राइमरीली माइती बेल्ट। और मैं वहाँ से फिर जब मैं फ़ौज में आया, मैं जम्मू कश्मीर में था, मेरी पहली पोस्टिंग 30 मीटर के फासले पे थी हमारी पोस्ट, और यहाँ पाकिस्तानी की पोस्ट 30 मीटर के फासले। यहाँ पे हमारा झंडा, यहाँ पे 30 मीटर पे उनका झंडा, और बीच में फेंसिंग थी, और उनकी आवाज़ें आती थी हमारे यहाँ पे। और हम लोग रात को मच्छरदानी लगाया करते थे। अच्छा, ये सीज फायर से पहले की बात है बाय द वे, तब सीज फायर हुआ नहीं था 2003 में, और सीज फायर हमारे टाइम पे हुआ था, मैं पोस्ट पे मौजूद था तब। तो हाँ, मैंने फ़र्क देखा है वो, कि एक दिन रात को धा फायरिंग हो रही है पंकर के ऊपर हमारे, सीज फायर साइन हुआ, अगले दिन कुछ फायरिंग नहीं हो रही, सन्नाटा पड़ा हुआ है। वो भी मैं टाइम देखा हुआ है वहाँ पे, बिफोर एंड आफ्टर। अच्छा, तो हम मच्छरदानी लगाया करते थे, मच्छर से बचने के लिए ही नहीं केवल, ना, जंगल इतना घना जंगल था ना, और बंकर में थे हम, अंडरग्राउंड, तो वहाँ पे सांप, बिच्छू, गिरगिट, कीड़े मकोड़े बहुत सारे होते थे वहाँ पे, लीचेस। सो मच्छरदानी में वी आर प्रोटेक्टेड। अगर हम रात को, सीज फायर से पहले की बात, फायरिंग हो गई और आग खुली, वो होती है मिल्टन की वाटर बॉटल, तो हार्ड वाटर बॉटल मेरी मदर ने मेरे को दी थी, बेटा पानी ठंडा रहेगा इसमें पीना करके। हमारे टाइम पे तो वही चलती थी। हाँ, वही चलती थी, हाँ। 2003 की बात है ये। तो मिल्टन की बॉटल मैंने टांगी हुई थी ऊपर है,
तो हम सो रहे थे रात को बंकर में, फायरिंग शुरू हो गई वहां से। अब वो बॉटल गिरी मच्छरदानी से ऊपर, ठाड़ मेरे मुंह के ऊपर, और उसका हार्ड टॉप था ना वो, इट्स नॉट लाइक हाँ, वो आज के टाइम के हिसाब से नहीं है थोड़ा। मुझे लगा क्या हो गया। अच्छा, AK-47 वाज नेक्स्ट टू मी। मैं अपने हथियार के साथ, मेरा हथियार मेरे शरीर का अंग बन गया था, उसके साथ सोना उठना बैठना खाना पीना, मैं नहा रहा हूँ बाथरूम में हूँ तो तब भी चाहिए हथियार हाथ में हो, हाथ से हथियार छूटता ही नहीं था बिल्कुल भी। तो मिल्टन की बोतल गिरी, तो फिर मैंने देखा कि भाई क्या हो गया, तो देखा अच्छा फायरिंग हो रही है, अच्छा उनका एमिनेशन है वो फायरिंग। हमें जब, और हमको इतने ऑर्डर आते नहीं थे हर बार की बात रिटेलिएट करो। सर मैं अभी जैसे करंट सिचुएशन में लोगों से बात कर रहा हूँ, तो अभी फ्रॉम पास्ट 10-15 ईयर्स अब मतलब इतनी परमिशंस नहीं लेनी पड़ती काउंटर फायर करने के लिए। आपके टाइम पे ऐसा था क्या कि काउंटर फायर करना बहुत परमिशंस नहीं थी उसके लिए? हाँ उस टाइम इतनी, अब काफी छूट हो गई है। अब नाउ दे कैन फायर, दे कैन रिटेलिएट। उस टाइम वी कुडंट रिटेलिएट सो ओपनली एंड सो फ्रीली उस टाइम पे। तो वो भी अपने आप में एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता होगा कि सामने वाला तो बिल्कुल कर रहा है और हम रिवर्ट भी नहीं, वेपन होने के बावजूद। बिल्कुल होता था। हाँ एक बार तो हम बिना पासपोर्ट वीज़ा के हमने ऑलमोस्ट वहाँ पे बॉर्डर पे, सरहद पे, जहाँ पे अंडरग्राउंड सेंसर्स प्लेस करने के लिए वहाँ पे, ताकि अगर वहाँ पे कुछ निकले तो वाइब्रेशन हो जाए, हम ऑलमोस्ट वहाँ पर आ गए थे, ऑलमोस्ट, जस्ट लाइक यू नो सर्जिकल स्ट्राइक टाइप्स। तो वो भी एक अपने बड़ी लंबी कहानी है। ये तो मैंने काफ़ी वेटरन से जो ऑफ द रिकॉर्ड सुनी है कहानियाँ कि वेशभूषा वैसी करके जाना ही पड़ता है सारी चीज़ें। तो हम कहते हैं कि भाई हाँ हम विदेश, एक और विदेश घुमाए हैं बिना पासपोर्ट वीज़ा के। तो अच्छा उसके बाद 2004 में क्या हुआ, जहाँ पे हमारी पोस्ट थी ना, एक सड़क जंगल के थ्रू वहाँ पे जाती थी, उसके बाद एक रिवर था मुनावर तवी जो कहते हैं, उसके ऊपर एक कराज लाइक 8 टायर की बड़ी ट्रकें होती है ना, जिनके ऊपर चलती है, उसके पिगी बैंक के ऊपर हमारी जिप्सी चढ़ती थी, और वो कराज करीब क्रॉस करती थी वो रिवर। करीब 100 मीटर की का डिस्टेंस था, इट वाज लेस बट स्टिल 100 मीटर वाज बहुत तेज रफ्तार से पानी आया करता था। तो फिर वहाँ से जिप्सी उतारी, फिर हम चढ़ते थे, फिर जिप्सी पार्क करी, उसके बाद पैदल घंटों, क्योंकि पगडंडी पे, और कई बार तो रास्ता हम भटक गए बाय चांस, तो कमांडो नाइफ निकाली और रास्ता काट के रास्ता अपने पोस्ट पे पहुंचते थे वहाँ पे। एंड एक दिन अच्छा अखबार वहाँ पे आता था तकरीबन 1 हफ्ता लेट, क्योंकि हर रोज तो अखबार, जंगल है भाई, पहुंचेगा कैसे, ये थोड़ी कि रोज अखबार वाला आ रहा है। तो एक हफ्ते में जब राशन पानी की गाड़ी आती थी हेडक्वार्टर से, उसमें अखबार पूरे 1 हफ्ते के स्टॉक होकर आते थे। तो मैंने 2004 में पढ़ा कि मणिपुर में कुछ लेडीज़ ने, जो मायरा पाई भी कहते हैं उनको, उन्हें प्रोटेस्ट करी है अगेंस्ट इंडियन आर्मी एंड अगेंस्ट असम राइफल्स, सेइंग गो बैक इंडियन आर्मी, गो बैक असम राइफल्स, इंडियन आर्मी प्लीज रेप अस, ऐसे करके। मैं ये क्या है, बहुत चौंक गया था मैं उसमें। 2004 की बात है। और एक मनोरमा देवी रेप केस, बहुत मशहूर केस हुआ था वहाँ, और मुझे नहीं मालूम था कि 1 साल तो बहुत दूर की बात है, कुछ महीनों के बाद 2005 में ही मेरा तबादला हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट में ही, उसी बेल्ट में। और फिर मैं वहीं गया। मुझे अब तक वो तारीख याद है, 28 सितंबर 2005 में, मैं तब गनर्स डे होता है इसलिए मेरे को तारीख अच्छे से याद है। तो 9 पैरा फील्ड वहाँ पर डिप्लॉयड थी, जिरीबाम मणिपुर में। वहाँ पे मेरे सीनियर हैं एक, तब लेफ्टिनेंट ठाकुर साहब, वो 6 महीने सीनियर थे, वो BO थे अकेडमी में, फिर बाद AEO से पास आउट हुए, वो थे, हम वहाँ पे गए। तो मैं, हमारा हेलीकॉप्टर, मैं आई हैड कम विद द GOC, जनरल शाह साहब के साथ मैं उतरा, और वहाँ की मेरी अच्छी पहचान थी वहाँ के लोकल से, वहाँ की भाषाओं पे थोड़ी पकड़ थी, क्योंकि मेरे कॉलेज में हाँ वहाँ रहे। तो मैंने परमिशन मांगी, थोड़ा बाहर चले गए हम लोग। एक पेट्रोल पे हमारा पेट्रोल खो गया, वापस आने में तंगी हुई, तो हमने एक झोपड़ी में गए, एक घर पे, हमने पानी मांगने के लिए। तो उसने बोला, बड़ी मुश्किल से बोला कि भाई ठीक है। वो खुश नहीं था हमें देख के, क्योंकि द सेंटिमेंट्स एंड इमोशन वर अगेंस्ट द आर्मी। हम हथियार के साथ, बुलेट प्रूफ जैकेट, पटका, काला पटका, पूरा वहाँ पे हेवली आर्म तो टीम थी। तो उसने फिर पानी पिलाया हमको,
अच्छा, उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि नागा, कुकी, माइते, सनामाही क्या होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। हमें तो हमारे लिए मणिपुरी है बेसिकली। तो उसने पानी पिला दिया हमको। उसके बाद हम पीछे मुड़े, हम 4-5 कदम हम चले होंगे, तो वो जैसे कबड्डी खेलते नहीं है ऐसे करके हमें रोकता है आके, और हम हथियार के साथ में, वो बिना निहत्था, और वो हमें कहता है अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में, यू हैव कम टिल हियर, यू कैन नॉट गो बैक फ्रॉम हियर। अकेला आदमी। हाँ, अकेला आदमी, और हम 10 थे। क्यों? कहता है क्योंकि तुम मेहमान हो हमारे, यू आर गेस्ट, यू कैन नॉट गो विदाउट हैविंग टी। अच्छा, हमने आंखों में देखा सब सिपाहियों को, सब सोल्जर्स ने बोला ठीक है, अब लेट्स रिस्पेक्ट व्हाट ही सेइंग। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा हो गया, चाय आके ही नहीं दे रही। फिर 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ट्रे में, केन बैम्बू की ट्रे में आए, उन्होंने हम चाय दी हमको, धुआं आ रहा था उसमें, अच्छा अच्छी सुगंध थी। हमने एक दूसरे को देखा, उन्होंने कहा मत पीना, कुछ मिला दिया होगा, मत पीना, मत पीना, ऐसे करके सिग्नल किया। मैंने इशारा किया आंखों में, पी जाओ कोई बात नहीं, बुरा मान जाएंगे, बुरा पी जाओ कोई बात नहीं। सबकी जिम्मेदारी मेरी थी एक्चुअली, बंदों की। Well, at the age of 21, you could be commanding over 100 men who live and die by your word. ये फौज में बताइए, जब लेफ्टिनेंट साहब बनते हैं 21 साल की उम्र में, आप 100 साल से ऊपर के लोगों को, 100 से ऊपर के लोगों को कमांड कर रहे होंगे, डिसीजन मेकिंग भी चाहिए। हाँ, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ। तो अच्छा, हमने चाय पी, शुक्रिया अदा करा उनका, थैंक यू। कहता है वेट। अब क्यों वेट? तो वो अंदर गया, एक केन बास्केट, हैंडमेड, हैंड वोवन, वो लेकर आया, अभी भी रखी हुई है मेरे पास। कितने साल हो गए बताइए? 20-22 साल हो गए। तो उसने मेरे को गिफ्ट करी, वो भेंट में दी, और नहीं 20 साल हो गए, हाँ। तो वो दी मेरे को, एंड आई सेड थैंक यू टू हिम, एंड हम निकल गए। फिर हमने हमारा और जीपीएस इट्स नॉट लाइक आज सिंपल जीपीएस मोबाइल में लगा हुआ, अलग जीपीएस, वो टॉर्च शेप का था जीपीएस, अलग होता था सेम जीपीएस मैप। हम किसी तरह हम पहुंच गए अपने हेडक्वार्टर, रात को रुके, सुबह उठ के मेरे सीनियर जेसीओ मेरे को बोलते हैं, साहब आप एक घर पे गए थे, हाँ, चाय पी थी, हाँ। अच्छा, एक अहम बात ये थी कि जब हम वापस जा रहे थे ना, एक मेरे जवान ने बोला, साहब मेरे को चक्कर आ रहा है साहब। उसको देख के दूसरा आदमी बोलता है, प्लेसिबो इफेक्ट। हाँ साहब मेरे को भी चक्कर आ रहा है साहब। तो मैं यार क्या कमाल हो गया यार, इनकी जिम्मेदारी मेरी थी और मैं चाय इनको कहा था, मेरे को कुछ नहीं हुआ था, वो चाय मैंने भी पी थी, बाकी लोगों में हेड काउंट किया, चेक किया, सब सही थे। इट वाज एक्चुअली साइकोलॉजिकल। आपको अगर भरोसा नहीं होगा ना कि भाई आपने, वो डाउट आ जाएगा, तो फिर तो हुआ कुछ नहीं था। वो लोग बड़े अच्छे थे। फिर उन्होंने, वो साहब पता है कौन लोग हैं? कौन साहब? वो लोग इतने गरीब थे, उनके पास चाय की सामग्री नहीं थी, बस चाय पत्ती नहीं थी, दूध नहीं था, शक्कर नहीं थी। उन्होंने बोरो करी लोन पर, सब कुछ अरेंज करा, और फिर आपके लिए चाय बनाई, और फिर मेहमान नवाजी करी आपकी। ये होता है दिल। सर, भारत के फौजी के लिए, एक भारतवासी के दिल में पॉलिटिकल सिस्टम क्या रहते हैं, एरिया वाइज कैसे रहते हैं, लेकिन एक रिस्पेक्ट का जो भाव है, यही दर्शाता है। आप जो ऐसे बहुत से किस्से मैंने पहले भी सुने, चाहे कोई ट्रबल वाला टाइम हो, कुछ भी हो, टर्बुलेंस की स्थिति में भी एक भारतवासी अपने देश के फौजी को ऑनर करता ही है। ये तो आप मानते हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ। इट ऑल्सो डिपेंड्स, मतलब जिस क्षेत्र में हमने सर्विस करी है, जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में, एक्शन काफ़ी देखा हमने। वहाँ पर इतना सपोर्ट फौज को मिलता नहीं था भैया, लेकिन आज सपोर्ट मिलता है। आज जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी के फादर ने भी झंडा हॉइस्ट किया 15 अगस्त को, 2-3 साल पहले स्कूल में। तो पहले फौज के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, अभी फूल बरसाए जाते हैं। अभी इंटीग्रेट कर दिया ना हमने उनको। सर, वो माइंडसेट चेंज किया गया ना, वो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज से बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा फर्क। कैसे हम लोग उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, वो उससे इम्पैक्ट पड़ता है। करेक्ट। When you go home, tell them fast and say, for your tomorrow we gave our today. Yes. तो आप 26 जनवरी की बात करते हैं ना, जो हम डिस्प्ले होता है। अब सर, आपके ये डिफेंस वाले उससे आते हैं, आप एक डिफेंस एनालिस्ट भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि फ्रॉम फर्स्ट रिपब्लिक डे टू टुडे, ओके, आज 76th रिपब्लिक डे पे हम बैठे हैं, आपको क्या लगता है जो हम ये झांकियाँ दिखाते हैं, क्या एक्चुअली में ग्राउंड पोजीशन पे इंडिया की पोजीशन एक ग्लोबल लीडर बनने की है? 100%।
देखिए हम जो 26 जनवरी पे जो झांकियाँ दिखाते हैं या ब्रह्मोस मिसाइल या जो भी हम अपना दमखम दिखाते हैं, हेलीकॉप्टर या आसमानी से जो एयरफोर्स के डायमंड्स फॉर्मेशन, स्पीयर फॉर्मेशन, अलग अलग फॉर्मेशन दिखाते हैं जी। पहली बात तो देखिए इसमें दिखाता है कि जो एक सेकंड कितना कीमती होता है। अगर एक सेकंड में भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर कुछ हो जाए तो मिड एयर कोलिजन हो सकता है और वही जहाज आके गिर सकता है ऑडियंस पे। तो इसमें हम अपना दमखम दिखाते हैं जी। एक बार सॉरी वापस आ रहा हूँ टू योर फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, प्रीवियस क्वेश्चन। एक बार 2003 की ही बात है, हम लोग खाना खा रहे थे बैठ के रात को, बॉर्डर के पास में थे। तो हमको सूचना मिली कि इस गांव में एक झोपड़ी पे कुछ उग्रवादी आ गए हैं, शायद आगे चेक करो इनको। तो हमने घेर लिया उस घर को और हम जा रहे थे अंदर। तो मेरे सीनियर थे, मैं तब लेफ्टिनेंट था, कैप्टन साहब थे। आई वाज द ट्वाइसी ऑफ द ऑपरेशन, ट्वाइसी सेकंड इन कमांड। वो ऑपरेशन कमांडर साहब लीड कर रहे थे। हाँ, तो उन्होंने बोला मैं घर के अंदर जा रहा हूँ अकेले, मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। तो मैं सर कैसी बात कर रहे हो, मैं तो आऊँगा आपके साथ। नहीं कोई नहीं आएगा। अब फौज में ऑर्डर्स, तो मैं बाहर रुक गया। अब जब वो अंदर गए झोपड़ी के, वी कुडंट सी एनीथिंग, अंधेरा था बहुत, कुत्ते भौंक रहे थे और वो गिरगिट के निशान होते हैं, क्रिकेट क्या बोलते हैं, गिरगिट नहीं क्रिकेट है। तो अंदर से बस गोली की आवाज़ आई हमको, कुछ हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है, कुछ थम एक्शन। सर तो अकेले अंदर गए हैं। अब मैं जैसे तैयार हो रहा था कि भाई अंदर जाऊँ मैं, झोपड़ी का दरवाज़ा खुलता है और अंधेरे में, वी हैड नाइट विजन बाइनोकुलर्स, हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि कैप्टन साहब लाइक पिक्चर में दिखाता है ना रैम्बो, उस टाइप से हीरोइक एंट्री, बाहर निकल के सेट साइड पे पास करे, मोटरोला साइड पे, ऑपरेशन ओवर, ऑल क्लियर, स्टैंड डाउन, मतलब टारगेट नष्ट कर दिया उन्होंने। उस दिन जब हम खाने पे बैठे ना, उसके बाद ऑपरेशन के बाद, एक ठंडा पानी का ग्लास, ठंड में, वो भी जाड़ों में, भाई दुनिया का सबसे अच्छा शरबत उसके मुकाबले नहीं होगा उस ऑपरेशन के बाद। तो हम उन्होंने मेरे को बोला कि एक क्षण ऐसा आया था कि जब मैं झोपड़ी के अंदर घुसा, मेरे सामने इतना लंबा चौड़ा आतंकवादी बिल्कुल सामने, वो मुझे घूर रहा है अपनी आंखों से, मैं उसे घूर रहा हूँ, मेरे से लंबा चौड़ा, और उसकी बंदूक बिल्कुल मेरे आगे और मेरी बंदूक उसके आगे। अब सवाल ये था कि कौन गोली चलाएगा पहले। बस मैंने गोली पहले चलाई और इसलिए मैं बच गया हूँ। और गोली उसने चलाई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो ये था जो लोग कहते हैं $1 मिलियन सेकंड, मैं कहता हूँ सेकंड ऑफ अ लाइफ टाइम। सर आपकी जो ट्रेनिंग होती है बहुत कम एज में, जैसे आप लोग लेफ्टिनेंट लग जाते हैं, 21, 22, 23 साल का लड़का है और वो 25, 28 साल में कमांड कर रहा है अपनी यूनिट को, रेजिमेंट को, तो क्या ऐसी स्टडीज़ और क्या ऐसी ट्रेनिंग रहती है जो इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग, ऐसे क्रूशल टाइम्स में आपको कैसी ट्रेनिंग दी जाती है जो ऐसी डिसीजन मेकिंग बन जाती है? एक वो पोएम है ना, वी बोथ लेफ्ट होम एट 18, यू क्लियर्ड द प्रेस्टिजियस JEE, आई क्लियर्ड द NDA. You got a plum job, I got a way of life. You had your convocation ceremony with style, I had my passing out parade with style. You were sent on luxurious business trips, I was sent to the rugged line of control. You got a plum job, I got a way of life. You celebrated festivals with lights, music, fireworks. I celebrated festivals in underground bunkers with my comrade and played with my life. Your family waited for you every evening to have a cup of tea with you. My family only wished I was alive. We both returned, and both our wives couldn't control their tears. But you hugged her. You wiped her tears. I couldn't. Because my bullet-ridden body was lying in the coffin, and the coffin was wrapped with the tricolor. You continued with your career. I became a martyr and became immortal, and my name lives forever. ये तो जब कम उम्र में बनते भी हैं, बहुत लोगों को ग्लैमर भी दिखता है इसका, मगर जितना ग्लैमर दिखता है ना, उसके पीछे का रगड़ा लोगों को दिखता नहीं है। जो मेहनत, मुशक्कत, जो लगन, जो पैशन, जो जज्बा, जोश, जुनून, जो पागलपन लगता है ना, उसके लिए कई लोग तो लगता है भैया हम झेल नहीं पाएंगे, हम यहीं ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे तो ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी टफ। अगर लोग सोचते हैं कि भाई हम अकेडमी में आ गए और बन गए ऑफिसर, ऐसा नहीं है।
आपको यू हैव टू रियली मेंटली स्ट्रांग यहां से होना पड़ेगा, आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। सर आज की जो जनरेशन है, स्पेशली ये जो जेनजी है, उसके लिए आज जो हमारे, मुझे लग रहा है कि बहुत कम रुझान होता जा रहा है, क्योंकि फिजिकल फिट भी उतना हो नहीं पा रहे बच्चे, क्योंकि खेलना बंद हो गया। तो आप आने वाले 10-15 साल में क्या देखते हैं कि हमारी आर्मी में कहाँ से बच्चे आएंगे? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये देखिए चैलेंजिंग इशू है एक। चैलेंजिंग है, और खास तौर से ब्रेन ड्रेन, लोग IELTS देकर निकल जाते हैं कनाडा, जी। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कहीं पे यहाँ पढ़ने के लिए या वहाँ से जॉब करने के लिए, फिर वहाँ से लंदन, वहाँ बहुत कम लोग फिर वापस आते हैं वापस आते हैं। सो और हमको वो फ्रेश टैलेंट अट्रैक्ट करना है। हर साल हम एक फॉरेन हेड ऑफ स्टेट को बुलाते हैं एज चीफ गेस्ट। जी। उसमें हम अपनी मिलिट्री माइट, अपनी Showcase शोकेस करते हैं। और देखिए आज हिंदुस्तान एक ऐसे, हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं। पहले एक ज़माना था जब हिंदुस्तान देखती थी केवल अमेरिका को, इजराइल को, फ्रांस को, रूस रशिया को। जी हाँ, जो कि बड़े अच्छे हमारे डिफेंस पार्टनर्स थे, हमको सप्लाई करते थे वॉर मिलिट्री इक्विपमेंट। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान केवल मेक इन इंडिया ही नहीं बनाए, मेक फॉर द वर्ल्ड बनाए, और बेबी स्टेप्स लेने शुरू कर दिए हैं। आज की तारीख में हम फिलीपींस जैसे अन्य देशों को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं हम। और हमने अभी 3 इंडियन नेवी शिप्स कमीशन करी हैं, दैट इज INS कमेंडेबल। सूरत, INS वगीर और INS दिलगिरी अभी। तो मेक शिफ्ट हुआ है सर, एक बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है फ्रॉम बिल्कुल रिसीविंग एंड टू गिविंग एंड, मतलब 100%। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। 2023 में जब मार्च या अप्रैल का महीना था, हमारे देश में, हमारे मुल्क में कितने सारे ग्लोबल डिप्लोमेट्स आए थे, हेड ऑफ स्टेट्स, एम्बेसडर्स, डिफरेंट, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करें अच्छा रहेगा, और हिंदुस्तान के ऊपर लोग देखते हैं। G20 समिट। G20 समिट हमने किया था। G20 इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली थी उसकी, उस टाइम क्या पूरे देश का नक्शा बदल दिया था भाई। वी हैड रन द एंटायर, इट वाज प्लान्ड वेरी वेल। मतलब मैंने ये देखा कि अलग अलग स्टेट्स में जाके अलग अलग वो किया, ताकि हर स्टेट में जो भी प्रोविजन हो सके, इन्वेस्टमेंट हो सके, उसका सबको शेयर मिले। बिल्कुल। मैं आपको एक और वो देता हूँ कि देखिए जैसे कि क्वाड हो गया, क्वाड इज अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, टू कर्ब चाइनीज एग्रेशन इन द साउथ चाइना सी इनफैक्ट। तो इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिकल पार्टनर, क्योंकि हिंदुस्तान नेबर है चाइना का। और आज की तारीख में अमेरिका को हिंदुस्तान की जो ग्लोबल सुपर पावर है, उनको ज़रूरत है ज़्यादा जितनी हिंदुस्तान को ज़रूरत है अमेरिका की। जी। और कोल्ड वॉर के टाइम पे 1979, 1989 जो USSR और अमेरिका के बीच में हुआ था, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया अमेरिका को, हमने सपोर्ट किया USSR को। ठीक है, आज की तारीख में वही अमेरिका जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था, दिखता भी नहीं है पाकिस्तान को, छूता भी नहीं है। उनके डिप्टी NSA जॉन साहब बोलते हैं कि भाई ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी रेंज अमेरिका तक पहुंचने की होगी, केवल साउथ एशिया ही नहीं होगी। तो उनको कर्जा भी देने को कोई तैयार नहीं है, IMF को उनको छूने को तैयार नहीं है, FATF की ग्रे लिस्ट में है। सर देखिए, जो वो कहते हैं ना, बोए पेड़ बबूल का तो फल कहाँ से होए। तो जो टेररिज्म इन्होंने अपनी धरती पे करा, उसी से आज पाकिस्तान उस स्टेज पे खड़ा है। और यहीं इंडिया, हमारा भारत, कभी भी किसी से बिन बात के जाके किसी नेबर को हमारी कंट्री ने कभी ट्रबल नहीं किया। लेकिन आज भारत आंख दिखा रहा है कि हमारी बॉर्डर्स की सिक्योरिटी भी हैम्पर ना हो। बिल्कुल, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला है कि हम ना ऊपर देखेंगे किसी को, ना नीचे देखेंगे, हम आँख में आँख डालकर बात करेंगे। तो हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है अव्वल दर्जे की है। देखिए एक तरफ जो हिंदुस्तान जो रूस से सस्ता तेल भी ले रहा था जी, जो बाइडेन साहब ने कहा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया का स्टैंड शेकी है, क्लियर स्टैंड नहीं है। हाँ, हमने एक मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने कहा भाई हमें पता है हमें क्या करना है जी। इमरान खान ने बैठ के हमारे हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करी है। जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोला हिंदुस्तान में दाग देता हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान की, उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उनको कोई नहीं कह सकता कि भाई ऐसे करो वैसे करो, वो उनकी फॉरेन पॉलिसी है, वो करेंगे। सर जो कि अभी तक पॉलिसी US की चलती थी कि आपके किससे क्या रिलेशन है वो मुझे मैटर नहीं करता, मेरे उस कंट्री से क्या रिलेशन है। और सर अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं।
अब ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ यूएस बन गए हैं। पोस्ट ट्रम्प के टेन्योर जो अब स्टार्ट हो रहा है, उसमें आप कैसे देखते हैं कि ग्लोबल जो अनरेस्ट चल रहा है पिछले कुछ वर्षों से, पिछले 2-3 साल से रशिया यूक्रेन भी चल रहा है, फिर ये इजराइल वाला भी स्टार्ट हो गया, आप इसे क्या देखते हैं कि इसमें कुछ स्ट्रैटेजिकली चेंजेस आएंगे आने वाले समय में? स्ट्रेटेजिकली यस। देखिए डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने 20 तारीख जो कि कल है सत्ता संभाल लेंगे वो। आज संडे है, आज 4 बजे बल्कि ये सीज फायर होना था बिटवीन इसराइल एंड गाजा पट्टी में जो हो रहा है एंड हमास के बीच में, और कुछ फेजेस में होना था, कुछ भागों में होना था, और इन एक्सचेंज ऑफ रिलीज ऑफ प्रिजनर्स बफर जोन्स क्रिएट होंगे, कई सारी शर्तें वहाँ पे थी, दोनों तरफ से मान ली गई थी। हो सकता है कि ये सीज फायर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा था अगर ये युद्ध नहीं रुका जब मैं आता हूँ 20 तारीख को तो देख लेना ऑल हेल विल ब्रेक लूज। तो हो सकता है कि आप वो बात हो तो हाँ, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब, मगर जो बाइडेन साहब ने क्या करा, आग में बहुत घी डाला। चाहे रूस यूक्रेन हो, यूक्रेन को पंप करते गए हथियारों के साथ। यूक्रेन जो नाटो का मेंबर भी नहीं है, पूरा बोर्ड ऑफ कंटेंशन था कि रूस ने कहा था यूक्रेन को कि तुम नाटो में नहीं आओगे, अगर नाटो में आ गए तो नाटो की आर्मी आ जाएगी पूरी और बॉर्डर पे लग जाएगी यूक्रेन, जो कि रूस का हिस्सा था, तो उनके बॉर्डर एक्सपोज हो जाएंगे ना रूस के, वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। आप घर के बाहर कोई आके खिड़की में कोई आके बैठ जाए गेट के बाहर। सर अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मैं कभी स्टडी किया इसके बारे में, तो देखा कि वॉर सिचुएशन में जाना मतलब देखा जाए तो रशिया पे थोपा गया। अगर आपका एक पूरा हिस्सा ही बाउंड्री का जो बॉर्डर्स हैं वो आपके फोर्सेस आके लग जाएंगी, तो आप कब तक उसे रिटेलिएट करोगे? उन्होंने एक्चुअली रेड लाइन क्रॉस कर ली थी यहाँ पर। और दूसरी बात है कि हाँ, मगर एट द सेम टाइम रूस को भी रेस्ट्रेन मेंटेन करना चाहिए था। मैं मानता हूँ कि एग्रेसर जो होता है, जो पहले थप्पड़ मारता है, जो पहले अटैक करता है, इज ऑलवेज रॉन्ग एक्चुअली इफ यू सी। तो हाँ, उनको काफ़ी उकसाया, उनको प्रोवोक किया गया काफ़ी, क्योंकि सर साइज ऑफ मिलिट्री और सब कुछ देख के जितने रिसोर्सेज, यूक्रेन और रशिया का तो मैच ही कोई नहीं है। अगर यूक्रेन को वहाँ से सपोर्ट नहीं मिलता, जो बाइडन से सपोर्ट नहीं मिलता या और कंट्रीज ना करते, तो इतना समय, आज 2022 फरवरी से 2-2.5-3 साल होने वाले हैं, 3 साल में अभी तक वॉर चल रहा है, यूक्रेन कैसे सस्टेन कर पा रहा है? तो यूक्रेन को मदद मिल रही है वेस्टर्न पावर्स से, अमेरिका से खास तौर से, यूके से, नेटो के राष्ट्रों से। तो अगर वो चोक हो जाए जो सप्लाई आ रहा है वहाँ मैं से, वही जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि ये सब चीज़ें ट्रम्प का स्टैंड लेने से रुक सकती हैं? देखिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने ये तो बोला है, और जो बाइडेन साहब ने इतना ज़्यादा आग के अंदर घी डाल रखे हैं कि अब उस आग को रातों रात तो नहीं मिटेगी वो, इट विल टेक टाइम। जाने से पहले अभी तकरीबन 10 दिन 2 हफ्ते पहले उन्होंने ऐलान किया था कि क्या 8 अरब मिलियन यूएस डॉलर्स को देने के यूक्रेन को जाते जाते। तो जबकि अभी यूएस की इकॉनमी भी, कोई वहाँ जो लोग रह रहे हैं, यूएस की इकॉनमी भी डामाडोल है, कोई ऐसा मतलब कंफर्टेबल पोजीशन पे नहीं है लोग वहाँ। इन्फ्लेशन भी बहुत ज़्यादा है पोस्ट कोविड, और अपने देश में प्रॉब्लम्स होने के कारण भी फिर भी आप लोग इतने वो कर देते हैं। क्या रीज़न रहता है इसका? देखिए, अमेरिका और इजराइल दुनिया के सबसे बड़े वॉर वेपन प्रोड्यूसिंग नेशंस। जी। एक मार्केट है हथियारों का, और विच वांट्स टू कीप द पॉट बॉइलिंग। यस। जब तक आप वो डिमांड सप्लाई क्रिएट करनी होती है, और ये बहुत बड़ा मार्केट है एक्चुअली हथियारों का, बहुत बड़ा। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मार्केट ही यही है सर, बहुत बड़ा मार्केट मतलब ग्लोबल अगर कोई बिजनेस, सबसे बड़ा बिजनेस है जिससे पूरे वर्ल्ड का ऑर्डर डिसऑर्डर हो जाता है, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है वॉरफेयर का ही है। वॉरफेयर का है। चीन जो है, जो शस्त्रबाज है, चालबाज है, उनके एक चाइनीज फिलोसफर थे और एक ऑथर भी थे, सन जू उनका नाम है। उन्हें किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर, जैसे कि हमारी चाणक्य रीति है ना, वैसे इक्वलेंट टू दैट फॉर चाइना। तो उसमें उन्होंने लिखा था कि द यूज ऑफ स्पाइस और कई चीज़ों का मेंशन किया। द एक्मे ऑफ अ मिलिट्री जनरल इज टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग।
ना लड़े ही आप युद्ध को जीत जाएं। अब कैसे करेंगे आप? अब चीन यकीन रखता है बहुत प्रोपेगेंडा में, प्रोजेक्शन में, अपना दिखावे में, स्ट्रैटेजी में, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, हर तरीके के वॉरफेयर लड़ेगा। जाड़े तो झेले नहीं जाते उनसे, वो सर्दी में रोबोटिक आर्मी तैयार करके सरहद पे लगा देगा। हमारे जवान आए हैं कड़क, बिल्कुल गाँव से, क्षेत्रों से ट्रेनिंग लेकर, हार्डकोर। चीन रोबोटिक आर्मी लगा देगा वहाँ पे। चीन जो है बहुत ज़्यादा शस्त्रबाज है और इनविजिबल इन्वेजन कर चुका है एक्चुअली वो। अगर हम सोचते हैं ना कि हमें मालूम नहीं है, देखिए सुबह को उठते हैं आप, बिग बास्केट से आप चीज़ें ऑर्डर करते हैं, चाइनीज स्टेक्स हैं उसके। आप ओला उबर ऑर्डर करते हैं, चाइनीज स्टेक्स हैं उसके। आप बाहर जाते हैं, ओयो रूम ऑर्डर करते हैं, चाइनीज स्टेक्स हैं उसके। आप ऑनलाइन कोई गिफ्ट भेज आते हैं किसी को, उसमें ऑनलाइन स्टेक्स हैं उसके, चीन के। एनीथिंग यू डू बेसिकली, आप कहीं से फूड ऑर्डर किया, कहीं से भी ऑनलाइन, चाइनीज स्टेक्स हैं उनके। तो चाइना ने एक तरीके से इनविजिबल इन्वेजन करा हुआ है जी। तो जब हम ग्लोबल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, देखिए एक और आपको बताता हूँ मैं, चीन इतना शातिरबाज है, एक जगह है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में 800-900 द्वीप हैं, छोटे छोटे फ्रैगमेंटेड आइलैंड्स। उनका एक पैक्ट साइन हुआ था, डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के करीब में, तो ऑस्ट्रेलिया उनकी सिक्योरिटी, उनके पायरेट्स प्रॉब्लम हैं, क्रिमिनल प्रॉब्लम्स हैं, वो देखभाल करेगी। ठीक है, चीन ने बैकडोर एंट्री कर दोस्ती करी सोलोमन आइलैंड से, और कोई डॉक्यूमेंट्स लीक आउट हुए थे जिसमें ये दिखाया गया था कि चीन चाह रही थी कि वो कर ले, ऑस्ट्रेलिया को धक्का मार के वो उस पे आ जाए, क्योंकि फिर स्ट्रेटेजिकली वो पोजीशन पूरा ईस्ट कवर हो जाता है। ईस्ट अब दुनिया गोल है, अगर वो इतने ईस्ट पे आएंगे तो जाहिर सी बात है, तो वो वेस्ट यानी कि अमेरिका के करीब में होंगे ना, गोल घूम के। वही वाली लॉजिक, लाइक जो नेटो की आर्मी अगर आती यूक्रेन, तो मतलब रूस के बॉर्डर पे आई भी है। बिल्कुल सर, अभी आपने जैसे क्वाड के बारे में बताया, नेटो है, यूएन है, बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, लेकिन इन ऑर्गेनाइजेशंस का कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? अभी जो ग्लोबली पोजीशन बन रही है, आपको लगता है कि सही में ये ऑर्गेनाइजेशंस कुछ जो पैक्ट्स होते हैं ये सब कुछ कर पाते हैं? हाँ, देखिए यूएन, अभी तो लोग कह रहे हैं कि यूएन कुछ कर नहीं पाई इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में, या रूस यूक्रेन में, या कहीं पे भी। तो थोड़ा बहुत असर है, साइकोलॉजिकली हो सही, असर है। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल यूजलेस हैं या डिफंक्ट हैं, असर कहीं ना कहीं तो है बिल्कुल, तभी बन रही है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन। और जैसे कि आप बात करिए चीन और ताइवान की, चीन और ताइवान में आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, पीओके के अभी बयान दिया हमारे रक्षा मंत्री साहब ने भी 2 दिन पहले कि पीओके हमारा अहम हिस्सा है, था और रहेगा। पाकिस्तान उन पे नापाक नजरें डाली रखी है। तो पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर लड़ी है हिंदुस्तान के साथ ना, आतंकवादी घुसा के। जैसे कि पाकिस्तान देखता है जम्मू कश्मीर को या पीओके को, वैसे ही चीन ताइवान को देखता है। और उनकी वन चाइना पॉलिसी है। ताइवान कहता है हम इंडिपेंडेंट सोवरेन नेशन है। हमने एक्चुअली अब तक ताइवान को मान्यता नहीं दी है, जैसे हमने तालिबान अफगानिस्तान में को उनको नहीं दी है, मगर बातचीत उनसे है। अभी 8 दिसंबर को हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब वहाँ पे गए थे, जब पाकिस्तान को लगी मिर्ची, अफगानिस्तान गए थे। तो वैसे ही ताइवान पे चीन हमला करेगा, वो अक्सर उनके बॉर्डर पे वॉर ड्रिल्स करता है, हवाई जहाज़, कई बार तो उनकी एयर स्पेस इन्वेट कर रखी है, आते हैं उनके जहाज़ विमान, लड़ाकू विमान घूम के आते हैं। तो जो आज की तारीख में जो पॉलिटिक्स में चल रहा है ना, चाहे यूक्रेन रूस हो, चाहे इजराइल हमास हिजबुल्ला हुई थी, यमन, लेबनान, ईरान, जैसे कितने भी वो मुल्क हों, लेकिन अभी जो जैसे कि सीज फायर की डील है आज 4 बजे से हुई थी, तो इसमें कतर ने और मिस्र ने, अमेरिका ने, ये इजिप्ट ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अमेरिका चाह रहा था कई बार उनके NSA आए, मगर कुछ खास अमेरिका कर नहीं पाया। बाकी जो आपने संगठनों की बात करी है, हाँ, ये अपना काम तो कर रही हैं धीरे धीरे। दोस्तों, आज के हमारे चेंज मेकर मेजर मोहम्मद अली शाह से मिलकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी, और ऐसी कुछ बातें इन्होंने बताई हैं जिनसे आपको ऐसा लगेगा कि हम भी क्यों ना चेंज मेकर बने। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि
ऐसी पर्सनालिटीज से मिलकर, इनके जीवन के किस्से जानकर और कैसे ज़ीरो से हीरो बना जाता है, वो इन लोगों से सीख सकते हैं। इसीलिए यही मोटिव है आपके इस चैनल का, बी द चेंज का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमें ये बताइए कि हम और ऐसे कौन से चेंज मेकर्स को आपसे मिलवाएं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हम उन चेंज मेकर्स से कनेक्ट करा सकें और हम आपके लिए एक मीनिंगफुल पॉडकास्ट लाएं जो आप हमें 1 घंटा अपनी लाइफ का देते हैं, उसमें हम वैल्यू ऐड कर सकें। यही मेरा मोटिव है बी द चेंज को स्टार्ट करने का। दोस्तों, अभी तक हमने मेजर साहब से बात करी। मेजर साहब, आपने हमें टेडेक्स के बारे में बताया, अपने आर्मी के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। एक और रोल जो आप प्ले करते हैं वो है इंडियन मूवीज़, सिनेमा। उसके बारे में बताइए कि आप कौन कौन सी मूवीज़ में रोल अदा कर चुके हैं। कुछ मैंने देखा है कि आपने वेब सीरीज़ में भी बहुत अच्छा काम किया है, उनके बारे में कुछ बताइए। मैं थिएटर से जुड़ा रहा हूँ बचपन से। जब मैं 5 साल का था, मैंने अपना पहला प्ले रंगमंच पे गया था मैं, तब से मैं थिएटर मेरा जारी था मेरा। फिर 1998 में कॉलेज में, मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में था पूना में, तो हमारे कॉलेज में एक शूटिंग हो रही थी एक फिल्म की। तो पता नहीं कौन है, कौन हीरो है, क्या शूटिंग है, कौन डायरेक्टर है, कुछ पता नहीं। मेरे को इंटरेस्ट था और बचपन से मैंने देखा है अपने चाचा को, नसीर साहब को, मिस्टर नसीरुद्दीन शाह। वो मेरे फादर वो आपके रियल चाचा हैं। तो वो मतलब एक थिएटर वाला, तो इट इज़ रनिंग इन जीन्स, आई वुड से। राइट। तो उनको देख देख के बड़ा हुआ। तो जब शूटिंग चल रही थी तो मैं गया डायरेक्टर साहब के पास। मैं बोला, सर एक रोल मेरे को भी अगर मिल जाए तो खूब हंसे वो। तो उन्होंने बोला, बेटा इसकी हम शूटिंग अभी कर रहे हैं, कास्टिंग तो महीनों पहले कर चुके हैं, प्लानिंग सब कुछ हो चुका है, एग्जीक्यूट हो चुका है प्रोजेक्ट। तो मगर तुम एक काम करो, तुम हमको असिस्ट कर सकते हो, यू मोस्ट वेलकम। तो बेसिकली 98 में सेट पे सबको चाय पिलाना, कॉस्ट्यूम सबके लिए तैयार करके रखना, लोकेशन हंटिंग करना, ट्राईपॉड बाईपॉड कैमरा उठाना। तो बेसिकली लाइक अ पढ़ा लिखा स्पॉट बॉय इन अ वे। तो वो काम मैं 3-4 दिन मैंने खूब किया। ही सॉ माई डेडिकेशन एंड माई इंटरेस्ट, माई डिवोशन कि यार बंदा लगा हुआ है 3-4 दिन। तो उन्होंने मेरे को एक दिन बुलाया शाम को। इट वॉज सईद मिर्जा। इनके भाई अजीज मिर्जा ने यस बॉस बनाई थी, शाहरुख खान की, चालक साथ, बहुत फेमस सईद मिर्जा। हाँ, वेरी, ही इज हिमसेल्फ फ्रॉम एफटीआई। ये एफटीआई की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये प्रोजेक्ट फिल्म शूट हो रही थी। तो उन्हें बुलाया मेरे को। तुमको तुम्हारा भाई, आई एम वेरी इम्प्रेस भाई, और तुम्हारा जज्बा काबिल तारीफ है, तुमको एक्टिंग करनी थी ना। जी सर, ठीक है, कोई रोल है नहीं, मगर मैं तुम्हारा पैशन देखकर एक रोल क्रिएट करता हूँ खास तुम्हारे लिए। वो रोल ऐसा है कि हीरो खड़ा हुआ है यहाँ पर, तुमको पीछे से गुजरना है बस। सजेशन शॉट चलेगा? नहीं सर, ये नहीं चलेगा। दौड़ेगा? तो कहते हैं यार कमाल है, गुड, आई लाइक योर स्पिरिट। तो फटाफट एक्शन हो गया, रोलिंग कैमरा एंड एक्शन। तो वो 3 सेकंड में मैं कर देता हूँ। आई हैड टू 3 सेकंड, मगर मैं थोड़ा, आई वाज अ बिट अनट्रेन्ड एंड रॉ। तो मैंने थोड़ी फुटेज खाई, थोड़ा धीरे से आया मैं। वो 3 सेकंड को मैंने 5 सेकंड कर दिए। तो वो 5 सेकंड का शॉट है, वो अभी भी है, यूट्यूब पे है। कौन सी मूवी में? वो एफटीआई की स्टूडेंट फिल्म थी, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो यूट्यूब पे है। मगर वो उसमें हीरो खड़े हुए हैं क्रांति कनडे, जो कि वो भी मेरे फर्ग्यूसन कॉलेज के थे। श्रीराम राघवन भी मेरे कॉलेज के हैं। और पीछे से मैं गुजरा हूँ सीढ़ी चढ़ते हुए, और वो मेरे यूट्यूब चैनल पे काफ़ी वीडियो वायरल हुआ था वो। ये मेरा पहला रोल था फिल्म में, बेसिकली शॉर्ट फिल्म थी, स्टूडेंट प्रोजेक्ट। उसके बाद फिर 2011 में, ये 1999 की बात है तकरीबन, कितना 12-13 साल। हाँ, फिर श्रीराम राघवन की फिल्म थी एजेंट विनोद, बहुत फेमस, सैफ अली खान और करीना की। हाँ, तो उसमें एक इंस्पेक्टर का रोल आदिल हुसैन, जो मेरे बड़े अच्छे खास दोस्त हैं, बड़े भाई मानता हूँ मैं उनको। वो मेरे अंकल नसीर साहब के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, वो NSD पे। तो आदिल ने मेरे को कॉल की रात को, रेत 12 बजे के करीब। उन्होंने बोला कि अभी आ सकते हो? हम सोने की तैयारी कर रहे थे ताज मान सिंह में। हाँ, तो हम वहाँ पहुँचे। उन्हें मेरे को इंट्रोड्यूस कराया श्रीराम राघवन से, एक छोटी सी ऑडिशन हुई एंड आई वाज सिलेक्टेड। एंड इंस्पेक्टर की भूमिका निभाई है, यहाँ पे आदिल ही में वो गोली मार देता है, मैं मर जाता हूँ हेलीपैड पे। तो काफ़ी अच्छा रोल था वो। थैंक यू। तो वो किया, फिर
उसके बाद तब मैं फौज से IIM जा चुका था और मैं कैंपस पे रिक्रूटमेंट हो चुकी थी एंड आई हैड गॉट अ 6-digit सैलरी टू स्टार्ट विद आफ्टर आर्मी इन 2008। और 2001 में मैंने फौज से पहले जेनपैक्ट नाम की कंपनी है उस पर काम कर चुका था। उससे पहले मैं डिटेक्टिव था, जासूस, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। एंड उससे पहले मैं एक आउटलेट पे पूना में एक वेटर था मैं उससे पहले कॉलेज के टाइम पे। तो ऑल लॉट ऑफ स्टोरीज, मेरा सफ़र 98 की बात है ये अगेन। तो वो किया, फिर मैंने जब अपनी जॉब वॉब हैदर में भी आपने काम किया? फिर सन 2013 में मैं बम्बई आया था, जॉब वॉब अपनी महिंद्रा में था, मैं जॉब छोड़ के महिंद्रा और फिर मैं विशाल भारद्वाज को मिला, उन्होंने एक ऑडिशन ली मेरी। और हैदर में जो शुरुआत में जो मेजर साहब आते हैं ना, जो ऑर्डर करते हैं घर को उड़ाने के लिए हैदर का, और वो पूरी फिल्म इज बेस्ड ऑन हैदर्स फादर्स डिसअपीयरेंस एंड आई वाज द मैन हु वाज रिस्पांसिबल फॉर हैदर्स फादर्स डिसअपीयरेंस। तो वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो पूरा प्लॉट ही ऐसा था। और बड़ी बड़ी मूछें थी मेरी, जो कहते हैं नो मिलिटेंट डेड और अलाइव इज वर्थ माय सोल्जर्स लाइफ, पाटे लोड रेडी फायर बूम। तो वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया था हैदर में एंड शुरुआत में शुरू के 15 मिनट जो होते हैं। उसके बाद फिर तिग्मांशु धुलिया ने मेरा काम देखा इसमें हैदर में, और तिग्मांशु धुलिया ने जिन्हें रामाधीर सिंह का नाम का कैरेक्टर किया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में। वेरी गुड डायरेक्टर, वेरी गुड, बहुत बड़े डायरेक्टर है, बहुत ही बढ़िया। तो उन्होंने मेरा काम देखा तो ही कॉल्ड मी एंड ही साइंड मी अप फॉर 2 फिल्म्स। एक यारा जिसमें आई हैव प्लेड वन ऑफ द पैरेलल लीड्स विद विद्युत जामवाल, श्रुति हसन, अमित साध, विजय वर्मा, संजय मिश्रा भी है उसमें, मैं हूँ। और वो आई है Z5 पे है वो फिल्म, अभी देख सकते हैं OTT पे। मेरा गेटअप बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और एक राग देश एक और फिल्म है, उसमें कुणाल कपूर हैं, मोहित मारवा है, उसमें अमित साध हैं, उसमें कमलजीत साहब हैं, उसमें कई सारे अच्छे अच्छे एक्टर हैं। तो उसमें भी मैंने रोल किया, उसमें विजय वर्मा भी है उसमें। तो आपने इतने एक्टर्स के साथ काम किया, मेजर आपने मतलब किसके साथ आपको लगा कि भाई काम करके बहुत मज़ा आया? विशाल भारद्वाज एज अ डायरेक्टर, एज अ को एक्टर नसीर साहब। मेरा सौभाग्य हुआ है कि मेरे जो इट्स नॉट माय चाचा, एज अ टीचर, एज अ मेंटोर, एज अ गुरु, एज अ उस्ताद, उनके साथ मैंने थिएटर वर्कशॉप्स करी हैं। थिएटर आई हैव हैड द ऑनर ऑफ शेयरिंग द स्टेज विद हिम, एक प्ले के लिए केन म्यूटनी, हम साथ में एक ही टाइम पे स्टेज पे थे, वो भी और मैं भी एक ही स्टेज पे। और फ्रेम में द टैशकिन फाइल्स एक फिल्म आई थी विवेक अग्निहोत्री की, पल्लवी जोशी भी थे उसमें, पंकज त्रिपाठी भी थे उसमें। पंकज मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, पंकज त्रिपाठी बड़े अच्छे, बहुत पुराने दोस्त हैं, 2001 से हमारी दोस्ती है। NSD हमने साथ में दिया था, NSD का एग्जाम पंकज का दाखिला हो गया था 2001 में, मेरा 2 मरतबा नहीं हुआ था NSD में, तब जाके मैंने शॉर्ट सर्विस का एग्जाम दिया मैंने। और क्योंकि मैं पैरा कमांडो बनने गया था फौज में, मैं अभी जहाज से कूदूंगा, और हॉर्स राइडिंग एंड पोलो, मार्शल आर्ट्स, डीप वाटर डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, हैंग ग्लाइडिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, कांटे छुरी से कहना, सब कुछ, शिवलरी, एक रॉयल्टी अलग होती है, वो ग्लैमर, वो रुतबा, वो केवल फौज ही सिखा सकती है और कहीं पे नहीं। एंड एक रैंक मिल जाएगी, वो भी अलग क्वालिफिकेशन। तो उसके बाद फिर वो किया एंड देन आई डिड अ लॉट ऑफ ऑड जॉब्स इन बिटवीन। उसके बाद फिर मैं तिग्मांशु धुलिया ने कोई रागदेश भी की मैंने, फिर द टैशकिन फाइल्स करी, फिर अवरोध एक वेब सीरीज आई थी सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, मैं मरून बेरे पहने गया था ना, अमित साध वाली, हाँ काफी अच्छी, बहुत ही करेक्ट। उसमें नायक इरफान खान की मैंने भूमिका निभाई है उसमें। मरून बेरे बताया मैंने आपको, फौज में गया था मरून बेरे पहनने के लिए, पैरा करने के लिए। मरून बेरे तो मैं रियल लाइफ में नहीं पहन पाया, रियल लाइफ में जरूर पहनी मैंने। तो फिर मैंने अवरोध में पैरा कमांडो की भूमिका निभाई, और उसके बाद कई सारी बहुत सी फिल्में करी, मतलब इट वॉज लाइक आई वॉज इन बॉम्बे एंड हर जो फिल्म करता था मैं अलग अलग गेटअप में। मैं तिग्मांशु धुलिया की यारा के लिए मैंने सरदार की भूमिका निभाई मैंने। अब सरदार जगजीत सिंह बनने के लिए इट वॉज अ 21-year-old सरदार एंड 59-year-old जॉइंट डायरेक्टर CBI, जो बाद में अभी नए नए IPS में आए हैं और फिर रिटायर भी हो रहे हैं। तो फिल्म जर्नी वॉज दैट राइट, उसका मैं एक तरीके से सूत्रधार था। तो आई वॉज देयर थ्रू आउट द फिल्म, शुरुआत से लेके एंड तक। शुरू ही मेरे से होती है जब मैं बोलता हूँ पहचाना मुझे, आज से 20 साल पहले भिलोरी गाँव जहाँ तुम सब पकड़े गए थे, अरे कि तो सरदार था पूरी बटालियन में यार। तो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम देयर एंड नाउ वो किरदार निभाने के लिए मैं अपने केश उगाए, दाढ़ी उगाई, 2-2.5 साल। आई वाज अ चेन स्मोकर बाय द वे, मैं सिगरेट छोड़ दी भैया एक दिन में, 1 सेकंड में। उसके बाद से मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लाया। तो आप इसीलिए सर चेंज मेकर हैं, आप कुछ भी चेंज करने टाइम सोचते नहीं। गुड वन। और
हर Love that. रोल में आप बहुत ही बढ़िया से अपने हार्ड वर्क के कारण आप बहुत अच्छा। विलियम शेक्सपियर ने कविता लिखी थी जी। 7 स्टेजेस ऑफ अ मैन। उन्होंने कहा था कि पूरी दुनिया ही रंगमंच है। लिखा था all the world the stage and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man's life plays many parts. At first, the infant mewling and puking in the nurse's arms, and then the whining schoolboy with a satchel, and shining morning face, unwillingly to school, creeping like snail. And then, तो बड़ी अच्छी पूरे 7 स्टेजेस जी इंसान डिफाइंड के है। बताए हैं उसमें, बुढ़ापे तक, सनराइज, सन स्ट्रीट, सन सब कुछ बताया उसमें। बड़ी अच्छी कविता है। तो मैंने वही चीज एक तो तरीके से आपने अपने लाइफ में इनकलकेट कर लिए हैं सारी चीज़ें, एंड इतनी हैट्स होने के बावजूद आप बहुत ही, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी रोल को कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से और बड़े ही इजीली और बहुत ही दिल से और बहुत ही आसानी से उसे निभा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। मेरी चांस मीटिंग हुई थी सलमान खान से बम्बई में। चांस मीटिंग क्या है, मेड ऑल्सो हैपन ऑल्सो इन अ वे, एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू कबीर खान। और बजरंगी भाईजान में मैंने रोल ऑफर किया और पैसे अच्छे खासे मिले मेरे को उस टाइम पे, जब मेरे को पैसे की बहुत सख्त जरूरत थी। तब कुछ पैसे आ जाना, देखिए जब आप भूखे हैं ना तब कुछ पैसे, कुछ आपको कब खाना मिल जाए, कुछ बड़ा, मिल जाए तो बहुत बड़ी अहमियत हाँ होती है आप भर उसकी। पेट हैं, खाना मिल जाए तो बिरयानी भी आ जाए कोई बात नहीं। देखिए मैं जयपुर सिटी कोऑर्डिनेटर था आईपीएल का 2 साल, 2018 में और 2017 में और 2018 में। दरअसल हुआ यूं था कि जो आईएसएल होता है, इंडियन सुपर लीग, मैं उसका बॉम्बे से सिटी कोऑर्डिनेटर था। फुटबॉल मैचेस होते हैं वो, इट्स द आईपीएल ऑफ फुटबॉल बेसिकली। नीता अंबानी की टीम है, मुंबई एफसी। आपको बिफोर वी गो एक अहम कहानी, क्योंकि आई एम वेयरिंग दिस डायरेक्टर जनरल असम राइफल्स कॉम्पिटिशन कार्ड, ये कहानी जरूर सबको पसंद आएगी। आपके जैसे को बताया मैंने राज कि मैं बचपन में हकलाया करता था, तुतलाया करता था, है ना। वही स्पीच मेरी काम आई अपनी जान बचाने के लिए नहीं, मेरे साथियों की भी जान बचाने के लिए। मैं असम राइफल्स में पोस्टेड था, 2008 की बात है ये, मार्च 2008 की बात। हम उतर रहे थे कोहिमा से दीमापुर एक फ्लाइट पकड़ने के लिए। एक जिप्सी में हम 5 फौजी थे, 4 तो ऑफिसर थे, एक एनसीओ थे। एनसीओ इज नॉन कमीशन ऑफिसर, हवलदार साहब। और जब कोहिमा से उतरते हैं एक जगह आती है मेड्जिफेमा, घास पानी, फिर एक जगह आती है चुमुकदीमा, मतलब अब पहाड़ी इलाका क्षेत्र खत्म हो गया है, अब दीमापुर में प्लेन्स, आप हाँ प्लेन्स में आते हैं। तो दीमापुर, तो जैसे ही हम पहाड़ से उतरे नेटवर्क आए शुरू हो गए मोबाइल में, और 2008 में व्हाट्सएप आया नहीं था, उस टाइम पे एसएमएस थे, तो कि आपका जहाज लेट हो गया है 3.5 घंटे में। हाँ भाई मौसम बदलता है, बहुत तेजी से बदलता है, अब क्या करें। तो मैंने एक सजेशन दिया, सर यहाँ पे करीब में एक पहाड़ी है, मैं एक इलाके को अच्छे से जानता हूँ, मैं पहले यहाँ पे एक टेन्योर काट चुका हूँ, वहाँ पर बारिश आने वाली लगता है, और अगर बारिश आ गई यहाँ पे तो काली घटा छाई हुई है, यहाँ पे रेनबो बड़ी अच्छी बनेगी, और एक वाटरफॉल भी है बड़ी अच्छी, वहाँ पे वाटरफॉल की आवाज़ आएगी, और पूरा आधा नागालैंड वहाँ से दिखेगा। तो हम वहाँ गए। तो जैसे ही हम वाइट टॉप हार्ड टॉप जिप्सी को ऊपर ले जा रहे थे, हवलदार थापा वाज ड्राइविंग, और हम 4 ऑफिसर, एक कर्नल साहब, अभी कर्नल साहब हैं, तब मेजर साहब आगे बैठे हुए थे, हम पीछे बैठे हुए थे। हम जा रहे थे, एक यूक्लिप्टस का पेड़ जड़ों के साथ आके गिरता है हमारी जिप्सी के आगे, धाड़। तो इट वॉज अ साइन फ्रॉम गॉड दैट डोंट गो अहेड, टर्न बैक फ्रॉम हियर। हमने कहा भाई क्या करें, बारिश भी आने वाली है, कोई बात नहीं, जय माता की बोलो और चढ़े हो आगे। हमने बोला जय माता की और चढ़ गए ऊपर, गाड़ी साइड से निकाली और ऊपर जाने लगे। जैसे ही ऊपर चढ़े थे ना, जिप्सी वाज गोइंग अप, हमारी छत के ऊपर अचानक से बहुत तेज आवाज आई, जैसे कि कुछ बहुत भारी भरकम कुछ आगे गिरा हो, वाइट हार्ट ऑफ जिप्सी के, था पूरी जिप्सी हिल गई पूरी, क्या हो गया। और हम अगले सेकंड में, सेकंड तो बहुत लंबा है, अगले आधे सेकंड में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं हमारे आगे, जिप्सी के आगे एक आदमी कॉम्बैट ड्रेस में बंदूक लेके, लंबा बैरल लेके बैठा हुआ है, विंडस्क्रीन तोड़ी हुई, और हवलदार थापा के गले के अंदर बैरल। ये हो क्या रहा है? हम घबरा गए बिल्कुल, जैसे कि फिल्म में ही सीन होता है ना, बिल्कुल वैसे, डोंट शूट डोंट शूट डोंट शूट डोंट शूट, वी आर फ्रेंड्स, डोंट शूट। तो हमने कहा, एकदम से हम देखते हैं राइट साइड से जिप्सी के 4-5 लोग कॉम्बैट ड्रेस में, लेफ्ट साइड से 4-5 लोग आके घेर लिया पूरी जिप्सी को। अब ऐसी सिचुएशन में हम फंस गए हैं बिल्कुल। अब उतरे क्या, हम उतरे, जैसे हम उतरे उन्होंने पहले आंखों पे पट्टी बांध दी, काली पट्टी पूरी। अब हमें नज़र कुछ नहीं आ रहा है, और हमको वहाँ से लाके
हम सिविल ड्रेस में थे, नील डाउन हो गए हम। हमें अकेडमी में सिखाया जाता है कि भाई नेवर शो योर बैक, और घुटने मत टेकना दुश्मन के आगे। दुश्मन मतलब ये नहीं कि भाई अब्रॉड, दुश्मन मतलब एडवर्सरी, राइट। अब हम देख तो नहीं पा रहे थे उनको, लेकिन हम उनको सुन पा रहे थे। उनका जो सेल्फ स्टाइल्ड कंपनी कमांडर था, सेल्फ स्टाइल्ड मेजर तुमसा आओ। और नागालैंड में अलग अलग ट्राइब्स हैं बाय द वे, वहाँ पे आओ आते हैं। तो रेबेलियन ट्राइब का वो था। नहीं, ट्राइब्स मतलब दे आर, इट्स लाइक अ कम्युनिटी। इट्स लाइक जैसे कि आओ ट्राइब नागा की, वो मोकोकचुंग से आती है। अंगामी कोहिमा जखामा से आते हैं। कोनियाक मॉन ट्विनसैंग से आते हैं। चाकेसांग वो फुट जीरो या चकबामा से आते हैं। सेमाज जुनोबुटो से आते हैं। लोथास वोखा से आते हैं। इस टाइप से रेंगमाज हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं वहाँ पे। अब कौन सी ट्राइब कहाँ से किसकी दोस्ती है, कौन सी ट्राइब कहाँ से आती है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है वहाँ पे। तो वो कहता है सेल्फ स्टाइल्ड मेजर तुम आओ, जेंटलमैन यू ऑल आर सोल्जर्स, डोंट वरी, वी विल नॉट हार्म यू ऑल। नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। सीज फायर था वैसे ही वहाँ पे। फिर हम कुछ टाइम वहाँ पर, तांकुल एक ट्राइब है, तांकुल उखरूल, मणिपुर साइड में पड़ती है, मणिपुर नागालैंड बॉर्डर। वहाँ से एक रास्ता भी पड़ता है, जसामी फुट जीरो चकबामा कोहिमा, ऊपर को जाता है वो पहाड़ी को। उस इलाके में मैं कई बार गया हूँ। और उनकी एक तांकुल कमांडर थी। ये ग्रुप था NSCN IM का ग्रुप था ये। तो वो कहती हैं कि मोटोरोला सेट पे पास किया, शूट देम ऑल, फिनिश देम, इन्हें ख़त्म करो। तो उससे अच्छा, वहाँ के जो लोग हैं ना नॉर्थ ईस्ट के, मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई वो इतने प्रिंसिपल लोग हैं, अपने वादे के पक्के हैं। इन्हें ज़बान दे दी तो दे दी, मर जाएंगे मिट जाएंगे, ज़बान दे दी तो दे दी। और दोस्ती करेंगे, टूट दोस्ती करेंगे आपसे। दुश्मनी अगर आप उनसे लोगे ना, तो भैया बहुत खतरनाक होंगे, बहुत घातक होंगे आपके लिए। तो मैडम, बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड देम आई विल नॉट हार्म देम, नो डू एज यू आर टोल्ड। बहुत तो नेगोशिएट हुआ, फिर वो बड़ा, हम देख नहीं पा रहे थे, मगर वो सामने आके खड़ा हो गया। बोलता है, जेंटलमैन आई एम वेरी सॉरी, आई एम हेल्पलेस, माई कमांडर आस्क्ड मी टू शूट यू ऑल, so I have to kill you all. Please don't mind. And please cooperate with me. It will only take 2 minutes. I cooperate with him. 2 मिनट लगेंगे हमें मारने में. And we'll just shoot one bullet from here. And it'll just, 1 minute you'll be all gone. Don't worry. So just say your prayers. Remember God. Try forgiving me if you can. And get ready to die like a man. हालत ख़राब हो रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई कांट एक्सप्रेस टू यू क्या बीती हमारे दिल के ऊपर से। दिखा रहे थे हम बहुत बहादुर हैं, मुस्कुरा रहे थे हम, अंदर से ना हालत ख़राब थी बिल्कुल। सर, इतनी पास से मौत को देखना, वो कैसा एक पल रहा होगा, कैसा मोमेंट रहा होगा? पूछे मत। उसके बाद एक फायरिंग स्क्वाड आता है, हम देख नहीं पा रहे थे उनको, पर वो हम उनके कदम, उनके बूट्स सुन पा रहे थे। वो आके हमारे पीछे खड़े हो गए। उनके स्टैम्पिंग वैम्पिंग बहुत अव्वल दर्जे की थी, ठाक ठाक। तो कहता है, ओके स्क्वाड रेडी। तो स्क्वाड पीछे से हथियार कॉक करता है, खटाखट खट खट। वो साउंड नहीं आता, मेटल अगेंस्ट मेटल, जब हथियार कॉक करता है। और वो बंदूक रखता है हमारे यहाँ पे, एंड वी कैन जस्ट फील इट। अब किसी भी टाइम यहाँ से गोली आएगी और हम सब गिरेंगे। पहले तो जब क्या फायरिंग स्क्वाड से पहले ना, अब हमें डर लग गया, मेरे को सबको, कि पता नहीं क्या करेंगे वहाँ पे। किल दे मतलब कैसे किल करोगे भाई? किलिंग गोली मार दो, एक तो सारे काट दो पकड़ के। अब एक गर्दन वर्दन, एक वहाँ पे कोन्याक ट्राइब है जो कि बहुत अच्छी ट्राइब है। उनका वो, दे आर नोन एज द हेड हंटर्स ऑफ नागालैंड। उनका ट्रेडिशन रहा था अपने गाँव में कि वो हेड्स कलेक्ट, जब वो युद्ध पे जाते थे तो दुश्मन को मार के हेड्स कलेक्ट करते थे एज अ ट्रॉफी। तो सर पाताल लोक एक सीरीज आई है ना, उसमें ये दिखाया था। अच्छा, मैं देखी थी, नागालैंड पे ही बेस्ड है। अच्छा, फिर तो मैं देखनी पड़ेगी। बहुत अच्छी है, फिर तो देखनी पड़ेगी मेरे को। उसका सीजन 2 आया, उसमें आप देखेंगे तो यही हेड हंटिंग के ऊपर ही स्टार्टिंग ही, प्लॉटिंग ही वैसे। अच्छा, मुझे देखनी पड़ेगी फिर ये। उसमें जयदीप अहलावत है, वो दोस्त है मेरे, वो एफटी है, बढ़िया फाइन एक्टर है वो। या एंड देयर सम मोर एक्टर्स इन दिस एंड दे आर फ्रेंड ऑफ माइन इन फैक्ट। तो फिर सर आगे बात करते हैं कैसे रहा उसमें। तो व्हेन जब फायरिंग स्क्वाड आया ना, अब वो गर्दन काटेगा, तो अब इमेजिन गर्दन अगर कटेगी तो गर्दन यूं लटकेगी ना, और खून निकलेगा। वो सोच के ही बहुत हालत और ख़राब हो रही थी हमारी, पसीने छूटे हुए थे बिल्कुल।
फिर जब सुना कि फायरिंग स्क्वाड आ रहा है और उसने हथियार कॉक किया खटाखट, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि राहत हमें मिली। मालूम नहीं कि मरने वाले हैं, बेटर, हाँ बेटर डेथ, मालूम है कि मरने वाले हैं लेकिन वैसे नहीं मरेंगे, ऐसे मरेंगे, जो कोई बात नहीं, मरना तो है ही है, मरना तो है ही है, ऐसे मरे तो ऐसे मरते हैं, ठीक है। अब जब उन्होंने हथियार कॉक करे अपने कान के पास ना, खटाखट खट खट, कहता है स्कॉट 1 2, वो 3 बोलने वाला था। एक चमत्कार हुआ फिर उस टाइम पे। अब सब आप भी सोच रहे होंगे चमत्कार क्या हुआ होगा। जिन्होंने देखोगे मेरी यूट्यूब पे ये कहानी, तो मैं कर चुका हूँ उसके बारे में, तो उनको पता होगा। जो जिन्होंने नहीं देखी, जैसे ये इन्होंने नहीं देखी, ये पकड़े गए साहब, आप है सस्पेंस, ओके चलिए। तो अब भैया अब क्या करेंगे। अब जो चमत्कार होता है, मिरेकल्स, मैजिक जो होता है, उनका होता है जो यकीन रखते हैं ना मिरेकल्स पे, तो एकदम से मैं बोलता हूँ सेल्फ स्टाइल, तुमसा आओ उनका नाम था, आओ ट्राइब से थे। आओ में चुंकली चांकली है और एक मुंगसुन भी है, एक सब ट्राइब, और उनकी लैंग्वेज है, डायलेक्ट है। तो मेरे को मुंगसुन भी बोलनी आती है, नागामीज भी थोड़ी बोलनी आती है। तो मैं बोलता हूँ भैया तुमसे आओ एक पढ़ाई भी दो, ताकि भी भाई बेटा मोई लगा वाली बात है, मिमी लगा से अब वो लोग तो लो पाई करा भी कुछ पैसे पूरी खर्च करना है, पीस लगा हम के बना से, उसकी भाषा में उससे बात करने लगता हूँ मैं। अभी देख रहे हो राजी क्या हुआ। तो आपने क्या बोला उसे? मैं कहा मैं अब मरना तो था ही था, तो मैंने बस अपना लक ट्राई किया भाई। इन ऑर्डर टू गेट लकी, यू हैव टू फर्स्ट बाय अ लॉटरी टिकट, राइट। तो मैं वो लॉटरी का टिकट लिया मैंने और काम आया। तो मैं बोला कि भाई मैं तुमसे आओ, हम भी ना गए, हम भी आपके जैसे ही हैं, आप क्यों मार रहे हैं हमको। पीस का कितना दाम लगता है भैया, पीस हम सब भी चाहते हैं पीस। आपने खाया कि नहीं खाया, खाना खाया कि नहीं खाया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, हम दोस्त हैं, इस तरह से बातें करी। उसके बाद हैं, वो हैरान हो गया वो। तो ये लोग भी थोड़े ने भी हथियार हटाए अपने। तो फिर ओपन, तो मैं आंखें खोली अपनी, और 2-3 घंटे हमने देख नहीं पा रहे थे ना हम लोग। सडनली उसको देखता हूँ मैं, आंखों में आंखें डाल के, फिर मैं उसके मुंह सुनने बात करने लग गया। अच्छा, मैं शक्ल देख के, फीचर्स देख के बोल सकता हूँ कि आप कौन सी ट्राइब से आते हो। फीचर्स अलग होते हैं बिल्कुल, बहुत लोगों को मालूम नहीं है, उनको पहचान नहीं। मेरे को इतना एक्सपीरियंस है वहाँ के, इतना पहचान है। तो मैं उसे बोलता हूँ मेरे तुमसे आओ एक पढ़ाई भी तो ताकि हुई। मैं कहता हूँ खुमालियर चुंगालियर चुंगातांगलियर नाखुनलियर एनएससीनाय मिल्टन कैमनुंगलियर चोंगर मेचोन नीना में तुम साओ नीना मिनमर। उसकी भाषा में सब डायलेक्ट, नॉट नागामीज, मुंगसुन में बात करता हूँ। हाँ, तो वो हैरान हो गया, हाउ कम स्पीकिंग माय डायलेक्ट। चाय आई, हमारे लिए चाय आई, बाय बाय नूडल्स बने, एंड आई मस्ट से द टी वाज फैंटास्टिक। जैसे कि ग्रुप कैप्टन, अब तब विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने कहा था ना पाकिस्तान में, आई मस्ट से द टी वाज फैंटास्टिक। तो वैसे मैं टी वाज फैंटास्टिक, और फिर ये होगी, और फिर हम बच गए वहाँ से बिना खरोच के। हाँ, जिप्सी तोड़ दी थी उन्होंने, और बिना खरोच के हम वहाँ से निकले, और हमने ये रिपोर्ट नहीं किया था मामला। फिर मैंने जब ये पिछले साल जब 3 मई को जब ये हिंसा शुरू हुई ना मणिपुर में, तो मैंने मेरे कमांडिंग ऑफिसर से मेरी बात हुई, हुआ तुम्हें किस्सा याद है? मैंने सर, तो मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर का इंटरव्यू लिया इसके ऊपर। जब उनको खबर मिली कि उनके 5 सोल्जर अंडरग्राउंड गिरफ्त के अंदर हैं, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, क्या तैयारी उन्होंने की उसके ऊपर। और एक अंडरग्राउंड को मैं मिला था 2019 में ये नागालैंड में, वो अंडरग्राउंड था, बहुत हाई रैंकिंग ऑफिशियल था, उससे आधे घंटे मैंने बात की उसकी भाषा में। आप यकीन नहीं मानेंगे क्या हुआ उसके बाद। वो उसने सरेंडर किया, बाद में प्रभावित हुआ वो बंदा, उसने हथियार डाल दी, और वो अब आज इज्जतदार बिजनेसमैन है वो। तो दोस्तों, आज हमने बात करी मेजर मोहम्मद अली शाह से, और मोहम्मद अली शाह जी ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई, बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए, जिनसे मिलकर मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ एक बदलाव मेरे अंदर भी आएगा। और मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव बदलाव आना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो हमारे आने वाली जनरेशन है